इस सुपरपोजिशन का एक दूसरा रूप है, यंग्स सुपरपोजिशन। यंग्स सुपरपोजिशन, अब देखना जरा यंग सुपरपोजिशन को समझो। अभी जो मैंने ये वेव ली थी दोनों की दोनों, इन दोनों वेव्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग अलग है। लाइन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नहीं बल्कि मैं लाइन ऑफ मोशन, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ रेड वेव, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ग्रीन वेव। दोनों की लाइन ऑफ मोशन डिफरेंट है ना। लेकिन अगर दोनों की लाइन ऑफ मोशन हो सेम, दोनों की लाइन ऑफ मोशन अगर सेम हो, कैसे? ये मैंने बनाई कंडीशन मीडियम की, जबकि यहां कोई भी वेव नहीं है, ठीक है। एक वेव इस मीडियम में चल रही है, ये वाली, इस डायरेक्शन में, तो इसकी लाइन ऑफ मोशन कौन सा है? दिस इज द लाइन ऑफ मोशन। अब जो दूसरी वेव है वो भी इसी लाइन पर चल रही है, वो भी इसी लाइन पर आ रही है। मैं दोनों अलग अलग बना रहा हूं, दोनों अलग अलग तरह की वेव बना रहा हूं। मैंने एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट ले लिया और इसकी वेवलेंथ भी डिफरेंट ले ली है। तो दूसरी वाली वेव का कौन सा लाइन ऑफ मोशन? ये रहे। दोनों ही वेव्स का लाइन ऑफ मोशन क्या है? दोनों की ही लाइन ऑफ मोशन सेम है। तो अब जरा ध्यान से देखना, आसानी सी होगी, कुछ कुछ आसानी सी होगी। क्या हो गई आसानी? इस पार्टिकल को मैं अगर देखूं तो ये पार्टिकल कहां जा रहा है? रेड वाली क्या वेव कह रही चल मेरे साथ ऊपर, डिस्प्लेसमेंट y1। और ये जो मैंने ब्लू वाली वेव बनाई है ये भी तो यही कह रही है चल ऊपर, y2 डायरेक्शन, y2 वेक्टर। अगर मैं यहां देखूं इस पार्टिकल को तो रेड वाली कह रही है चल मेरे साथ डाउनवर्ड्स, y1 वेक्टर। लेकिन ब्लू वाली वेव क्या कह रही है? चल मेरे साथ ऊपर, y2 वेक्टर, ठीक है। अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं तो रेड वाली वेव कह रही है चलो ऊपर चलते हैं, y1। ब्लू वाली वेव कह रही नहीं भाई नहीं, ऊपर नहीं चलना, नीचे चल जाए, ऊपर ज्यादा ठंड है, नीचे चलो आज तो। कहीं भी आप ले लीजिए, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, देखना इस पार्टिकल की बात करता हूं तो रेड वाली वेव कह रही चलो ऊपर चलते हैं, और ब्लू वाली वेव कह रही हाँ भाई हाँ चलो ऊपर ही चलते हैं। तीनों ही केस में जरा ध्यान से देखना आप, चाहे डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, चाहे डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, चाहे डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन दोनों डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन पर हैं। देखा आपने? एक ही लाइन पर है दोनों डिस्प्लेसमेंट, एक ही लाइन पर है दोनों डिस्प्लेसमेंट, एक ही लाइन पर है दोनों डिस्प्लेसमेंट, एक ही लाइन पर है दोनों डिस्प्लेसमेंट। यहां जो पीछे हमने बनाया था, यहां दोनों वेव्स डिस्प्लेसमेंट दे रही थी पार्टिकल को, इन डिस्प्लेसमेंट्स भी अलग अलग लाइन पर थे। रेड वाली ने किसी और लाइन पर दिया डिस्प्लेसमेंट, ब्लू वाली ने, ग्रीन वाली ने किसी और डायरेक्शन में दिया। यहां डायरेक्शन अपोजिट या सेम डायरेक्शन, बस दो ही ऑप्शन है, या तो अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों डिस्प्लेसमेंट, या तो अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में। लेकिन चाहे अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में, लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो अगर मैं बनाऊं तो लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो हर केस में क्या है? सेम हो जाती है, हर केस में लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है। इस तरह का जब सुपरपोजिशन होगा दो वेव्स के बीच तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे कहते हैं यंग्स सुपरपोजिशन। और ये कब होगा? ये केवल तब होगा जब सुपर इम्पोजिंग वेव्स एक दूसरे के साथ एक ही लाइन पर चल रही हैं। भले ही इसमें ये कंडीशन भी पॉसिबल है क्या कि रेड वाली वेव चल रही है इधर तो अब ब्लू वाली वेव चल रही है इधर, अपोजिट हो सकता है, लेकिन दोनों के लाइन ऑफ मोशन सेम है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सेम भी हो सकती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अपोजिट भी हो सकती है।
लेकिन दोनों के लाइन ऑफ प्रोपेगेशन सेम है, एक ही लाइन पर चल रही है दोनों, तब जो डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय द इंडिविजुअल वेव है, द डिस्प्लेसमेंट गिवन टू द पार्टिकल बाय इंडिविजुअल वेव इज ऑल्सो अलोंग द सेम लाइन। अगर दो वेव्स आपकी सेम लाइन पर प्रोपेगेट कर रही हैं तो दोनों वेव्स ने जो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे हैं मीडियम पार्टिकल के, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट भी एक ही लाइन पर होंगे। अपोजिट हो सकते हैं या सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन पर होंगे। तो जब एक लाइन पर होंगे तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना, 0। तो अब यहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना निकल कर आएगा, इस कंडीशन में नेट डिस्प्लेसमेंट आपका निकल कर आएगा सिंपली y इक्वल टू y1 प्लस y2, क्योंकि cos 0 हो गया यहाँ। याद है वेक्टर का सम कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा यहाँ 0 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अंडर रूट a। और इस केस में थीटा कितना होगा, तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2। या अगर ऐसा ही पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल है, y2 माइनस y1 हो। सिंपल सी बात है कि अगर दो वेव चल रही हैं एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर, तो फिर नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एल्जेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा, वेक्टर सम हट जाएगा यहां से। एल्जेब्रिक सम, ये भी एल्जेब्रिक सम है और ये भी एल्जेब्रिक सम ही है क्या। अगर दोनों वेव एक ही लाइन ऑफ मोशन में है, एक ही लाइन पर चल रही हैं, तो फिर displacement given individually by the two wave is also along the same line, तब net displacement of particle is equal to the algebraic sum of displacement given by the two waves individually। ये भी algebraic sum ही है, बस इसमें एक नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया, ये भी algebraic sum ही है, ये भी algebraic sum है। बात समझ आई इतनी। अगर दोनों की दोनों वेव्स अलग अलग लाइन ऑफ मोशन पर हैं, then the net displacement of particle is equal to the vector sum of displacement given individually by the two waves। If the two lines are moving along the same line, if two waves are moving along the same line in same direction or in opposite direction, then the net displacement is equal to the algebraic sum of the displacement given by the two waves individually। अब ये जो सुपरपोजिशन है, इस सुपरपोजिशन को हम बोलते हैं यंग्स सुपरपोजिशन। मतलब क्या हुआ, वेव सुपरपोजिशन का एक स्पेशल केस है ये, कौन सा, यंग सुपरपोजिशन। कब, जबकि दोनों की दोनों वेव एक ही लाइन पर मूव कर रही हैं, जब दोनों वेव एक ही साथ एक ही लाइन पर मूव कर रही है। इतनी बात क्लियर हुई आपको। दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है, जब हम सिंपली सुपरपोजिशन कहते हैं तो वेक्टर सम के इक्वल है नेट डिस्प्लेसमेंट, और जब हम कहते हैं यंग सुपरपोजिशन तो नेट डिस्प्लेसमेंट एल्जेब्रिक सम के इक्वल है। क्लियर हो इतनी बात, पक्का। अब यंग सुपरपोजिशन का भी फिर एक स्पेशल केस, आप ध्यान से देखना। देखो मैंने जो रेड वेव है और ब्लू वेव दोनों को जानबूझ के कुछ अलग सा बनाया है। अगर आप रेड वेव देखोगे तो रेड वेव का जो वेव लेंथ है, मैं यहां से यहां तक ले लूं, क्रेस्ट से क्रेस्ट, दिस इज द वेव लेंथ ऑफ रेड वेव। लेकिन अगर मैं ब्लू वेव की बात करूं तो ब्लू वेव की वेव लेंथ कुछ और है ना। देखो आप, इसके क्रेस्ट से ब्लू के क्रेस्ट से ब्लू के क्रेस्ट तक ये वेव लेंथ, और यहाँ रेड की मैं लूं तो रेड के तरफ से रेड के, ये तो छोटी वेव लेंथ है ना। तो मैंने इस टाइम क्या लिया हुआ है, इस टाइम लिया हुआ दो अलग अलग प्रकार की वेव्स, टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, जिनकी वेवलेंथ अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, वेलोसिटी तो सेम होगी क्योंकि सेम मीडियम में चल रही है। वेलोसिटी डिपेंड करती है मीडियम की प्रॉपर्टी पर। लेकिन अगर दो वेव्स एक जैसी आपस में एक जैसी हों, जिनकी वेवलेंथ भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, अगर वो सुपर इम्पोज कर जाए, कोशिश करूंगा कि मैं दो वेव्स एक जैसी बना सकूं,
दो वेव एक जैसी बना सकूं। कोशिश करूंगा दो वेव एक जैसी बनाने की, हालांकि थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, फिर भी कोशिश करूंगा मैं। एक वेव तो मैं बना देता हूँ बहुत बढ़िया वाली एकदम, दूसरी वेव थोड़ी सी मुश्किल होती है। देखो ना जरा ध्यान से देखो, इसकी जो मैंने वेवलेंथ रखी है 4 लाइन के बराबर रखी है। 1 2 3 4 लाइनें तो दिखाई दे रही ना आपको पीछे पेज की है। ये लैम्डा रेड रखी मैंने, है ना, और लैम्डा ग्रीन भी इतनी ही रखूंगा। देखो जरा लैम्डा ग्रीन कितनी है, 1 2 3 4 लाइन के बराबर है। तो ये वेव्स हो गई दोनों एक दूसरे की जैसी वेव, लेकिन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस आ रहा है। फेस डिफरेंस है दोनों के बीच में। देखो जब रेड वाली वेव के कारण पार्टिकल अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, तब ग्रीन वाली वेव के कारण पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है। तो दे आर आउट ऑफ फेस। मैंने अभी इसका सिंपल केस ले लिया, इससे भी ज्यादा आउट ऑफ फेस हो सकता है। हो सकता है मैं ग्रीन वाली वेव अगर यहां से बनाने की कोशिश करता तो आपको फिर और ज्यादा क्लियर होता, आउट ऑफ फेस चल रही दोनों। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जब दोनों की वेवलेंथ सेम है तो दोनों वेव एक दूसरे की जैसी हैं, फेस अलग अलग है बस। क्लियर हुई इतनी बात? इसमें मैंने अभी मुझसे थोड़ी मिस्टेक होगी बनाने में, रेड वाली वेव का जो एम्पलीट्यूड बनाया मैंने लगभग उतना ही एम्पलीट्यूड बना दिया है ग्रीन वाली वेव का, लेकिन ये एम्पलीट्यूड छोटा बड़ा भी हो सकता है। हो सकता है ग्रीन वेव का एम्पलीट्यूड केवल ये होता, ग्रीन वाली वेव का एम्पलीट्यूड केवल इतना होता है। तो क्या अब ये कहा जाएगा कि ग्रीन वेव और रेड वेव अलग अलग तरह की वेव है? अगर ये एम्पलीट्यूड मैं छोटा बना लूं ग्रीन वाली वेव का, तो क्या अब क्या कहा जाएगा कि रेड वेव और ग्रीन वेव आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, टू डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स? ना ना ना, क्योंकि वेवलेंथ तो दोनों की अब भी सेम है, केवल एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है। देखो एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है। वेवलेंथ और जो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ये अगर हम सिर्फ साउंड की बात, साउंड की बात करें तो ये एम्पलीट्यूड का मीनिंग होता है इंटेंसिटी, मतलब आवाज का तेज या हल्का होना। मतलब क्या है देखो समझो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं एक सर्टेन इंटेंसिटी की वेव पहुंच रही है आपके पास, अब मैं अपनी आवाज अपना बोलना थोड़ा सा धीरे कर दूं, थोड़ा सा कम बोलने लगूं मैं अब, तो अब जो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है इसकी इंटेंसिटी कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही की वही है। अभी भी पता चल रहा है कि आसिफ सर की आवाज है। और मैं अगर तेज बोलने लगूं ऐसे, तो अब भी आपको क्लियर है कि आसिफ सर की आवाज है, लेकिन अब क्या हो गया, अब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, लेकिन वेव तो वही है। समझ गई बात? तो वेव का डिफरेंट होना डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के डिफरेंट होने पर। अगर एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है तो हम ये नहीं कहेंगे दोनों वेव्स अलग अलग हो। एम्पलीट्यूड तो केवल उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे वर्ड सही मिला, एम्पलीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को। अगर आप धीरे से फुसफुसा कर बोल रहे हैं तो लो एनर्जी की वेव निकाल रहे हैं आप अपने गले से, अगर चिल्ला के बोल रहे हैं तो हाई एनर्जी की वेव निकाल रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी अब भी वही है सारा, वेवलेंथ वगैरह। तो अगर दो ऐसी वेव आपस में सुपर इंपोज कर जाएं जो एक जैसी हैं, बस एम्पलीट्यूड में सेम या एम्पलीट्यूड में डिफरेंट हो सकती हैं, एम्पलीट्यूड में सेम या एम्पलीट्यूड में डिफरेंस हो सकती है। दो एक जैसी वेव एक ही लाइन पर चल रही हैं, सुपर इंपोज कर जाएं
तो अब इसका एक नया नाम दे देते हैं, अब इसका एक नया नाम देते हैं इंटरफेरेंस। क्या नाम देते हैं इसका? मतलब इंटरफेरेंस एक्चुअली क्या है? यंग सुपरपोजिशन है। लेकिन यंग सुपरपोजिशन का भी कौन सा केस? जब सुपर इम्पोज होने वाली वेव्स एक दूसरे के आइडेंटिकल है, बस डिफरेंस हो सकता है किसमें? एम्पलीट्यूड में। डिफरेंस हो सकता है किसमें? एम्पलीट्यूड में। ठीक है।